26 मई 2014 के पहले का भारत और उसके बाद का भारत गोपाल कृष्ण अग्रवाल की नजरों में कैसा है? सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तो मुझे लगता है कि वह था सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। यह एक तरीके से इकोसिस्टम बनाया, स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टैंड अप इकोसिस्टम। जब हम 12 सालों का रिव्यू करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बड़ा पुअर था। एक आधारशिला के रूप में अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। लेकिन इस देश का विपक्ष कहता है सर कि 12 साल में रेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया। गाली देना ये राहुल जी की हॉबी बन गई है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन है। 32 साल वामपंथी रहे, फिर टीएमसी आई, तो घुसपैठ का मुद्दा वहां पर हमेशा से रहा। बात यह है कि आपको राष्ट्र के इंटरेस्ट को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 26 मई 2014 की वो तारीख जब देश में एक आवाज गूंजी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और उसके बाद से अब तक 12 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए। तीसरी बार लगातार देश की जनता ने उन्हें 2024 में चुना। इन 12 सालों में क्या कुछ हुआ, देश कितना बदला, 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत कैसा है, आज इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिजनेस और फाइनेंस की अच्छी जानकारी रखने वाले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। नमस्कार। एनएफ के सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। और रोहित जी, आपसे बातचीत करके मुझे लगता है बहुत खुशी होगी मुझे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहला सवाल, 26 मई 2014 के पहले का भारत और उसके बाद का भारत गोपाल कृष्ण अग्रवाल की नजरों में कैसा है? देखिए, उसके पहले जब 26 मई 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, उस समय ऐसा माहौल देश में बन गया था, इनडिसीजननेस, पूरी तरह से फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी भारत की हो गई थी। आम जनता में किसी भी तरह का देश के संस्कृति, कल्चर, हेरिटेज, उसके ऊपर कोई स्वाभिमान नहीं रह गया था। फ्यूचर के प्रति कोई होप जैसी होती है कि हम कहाँ जाएंगे, देश कहाँ जाएगा, हमारा भविष्य क्या है, इसके लिए कोई पॉजिटिविटी नहीं थी। और चारों तरफ एक निराशा का भाव खड़ा हो गया था। और 2008 की जो क्राइसिस हुई थी, उसके बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, सरकार में गवर्नेंस जीरो थी, और वैश्विक स्तर पे भारत को कोई भी इस स्थिति में मानने को तैयार नहीं था कि आने वाले समय में भारत का वैश्विक पटल पे कोई बड़ा योगदान रहने वाला है। तो एक तरीके से निराशा की भाव था सब जगह। और एक युवाओं में एक होप था कि नरेंद्र मोदी जी को हमने चुना है। एक आत्मविश्वास के साथ वो चाहते थे कि देश को आगे लेके जाने वाले ये व्यक्ति हैं, उनके अंदर एक उनके प्रति विश्वास था, एक आशा की किरण थी। और उस माहौल पे जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, जिसको आपने अभी बताया कि उन्होंने कहा मैं दामोदर दास मोदी, और देश को जिस तरह से आत्मविश्वास और एक आश्वासन का भाव उन्होंने दिया, वह महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य था जिसके अंदर हमारी सरकार बनी। सर, कौन कौन से सेक्टर में आपको लगता है कि बहुत अभूतपूर्व बदलाव हुए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तो मुझे लगता है कि वह था सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। जन धन अकाउंट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से
और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो सरकारी योजनाओं को टारगेटेड डिलीवरी के रूप में एक इकोसिस्टम प्रधानमंत्री ने जो क्रिएट किया। इस देश में जन कल्याणकारी योजना ऐसा नहीं था कि पहली बार 2014 में ही किसी सरकार ने उसकी घोषणा की और इम्प्लीमेंट किया, बट उसके पहले एक स्वीकारोक्ति थी कांग्रेस यूपीए की सरकारों में कि हम 1 रुपया देते हैं तो केवल 15 पैसा जाता है। एक भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति थी। उस पूरे इकोसिस्टम को डिसमेंटल करके आज 50 लाख करोड़ से ज्यादा 12 साल में सरकारी योजनाओं के माध्यम के थ्रू केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों के सहयोग के साथ जनता के को उन सरकारी योजनाओं से जोड़ा और उसमें से 0% लीकेजेस हुआ। भ्रष्टाचार सरकार की पॉलिसीज में खत्म हुआ, एक इकोसिस्टम बदलाव हुआ, इकोनॉमी के प्रति एक पॉजिटिविटी आई। उसके पहले मानते थे, मैं तो कई बार कहता हूं कि क्रोनी सोशलिज्म हमारे देश में पूरी तरह से छा गया था। नेहरू जी के साथ शुरू हुआ और इंदिरा गांधी ने उसको पूरी तरह से स्टैब्लिश किया। क्रोनी सोशलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म के नाम पे उन्होंने समाज जन कल्याण की बातें करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लीडर्स को भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त कर दिया और सरकार के पैसे का लीकेजेस और भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी न किसी तरह से जो सत्ता में थे उन लोगों के जेब भरने का काम किया। तो वो समाज में सोशलिज्म के नाम पे उन्होंने भ्रष्टाचार को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया और वो क्रोनी सोशलिज्म के रूप में मैं कहता हूँ। बिल्कुल सर, जब आप इकोनॉमी और जीडीपी की बात करते हैं तो आज पहले फ्रेजाइल 5 में था, आज टॉप 5 में भारत है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ भारत ने कदम बढ़ाए हैं और एक बड़ी उपलब्धि देश के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि जब मिडिल ईस्ट में जंग है, जब और दुनिया जंग के मैदान में है, तो ऐसे वक्त में रणनीति क्या जो भारत की अभी तक रही है वो भारत के अनुकूल रही है, भारत के लोगों के अनुकूल रही है, या थोड़ा और एग्रेसिव या और न्यूट्रल हो सकते थे? नहीं, देखिए, ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं, चुनौतियां हैं, जियोपॉलिटिक्स जो है, चाहे वो यूएस के ट्रेड और टैरिफ को लेके डिसरप्शंस की बातों को हम ले लें, या उसके पहले रशिया यूक्रेन के युद्ध की ले लें, या अभी जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आ रहा है ऑयल का, यह पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं है। ग्लोबल चैलेंजेस हैं, वो वैश्विक स्तर पे हमारे सामने चुनौतियों के रूप में खड़े होते हैं। उसमें रिस्पांस क्या होगा भारत का, यह महत्वपूर्ण है। भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जब ट्रेड एंड टैरिफ का डिसरप्शन अमेरिका के ट्रंप के जो चैलेंज के कारण आया, तो भारत ने तुरंत जो रिस्पांस के रूप में काम किया वो यह किया कि हमने अन्य कई कंट्रीज के साथ हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किए। हमने यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किए, यूएई के साथ किए, ऑस्ट्रेलिया के साथ किए, जर्मनी यूके के साथ किए। तो अब आज के समय इवन यूएस के साथ भी काफी आगे स्तर पे हम बढ़ गए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में। हमने देखा कि जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स थे जैसे WTO, गैट, या जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे जो मल्टीलैटरल IMF, वर्ल्ड बैंक, ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स जो डिक्टेट करते थे ग्लोबल इकोनॉमी को, धीरे धीरे वो वीक हो गए। तो इम्पॉर्टेंट था कि हम वैश्विक स्तर पे अलग अलग कंट्रीज के साथ बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करें। और आज मैं बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं कि 38 कंट्रीज के साथ हमारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए। तो जो वैश्विक परिदृश्य, वॉशिंगटन कंसेंसस के नाम से जो मल्टीलैटरल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स का वीक होना हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन उस चुनौती को मीट आउट करने के लिए भारत का क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसमें एक बदलाव के रूप में मोदी जी ने किया। इसी तरह ऑयल क्राइसिस को ले लें।
आज हमारा 85% ऑयल हम विदेशों से आयात करते हैं। हमारे देश में तो ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी की बड़ी समस्या है। फॉसिल फ्यूल क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब गल्फ से या उसके पहले रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जब डिसरप्ट हुआ हमारा ऑयल सप्लाई, तो उस समय हम 27 कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करते थे। सरकार ने तुरंत, आज के समय में हम 40 से अधिक कंट्रीज के साथ हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए ईरान से हमारे क्या रिलेशंस होने चाहिए, यूएई कंट्रीज के साथ किस तरह से इमीडिएटली हमें आउटरीच करके उनके अपने संबंधों को कैसे मजबूत करना चाहिए, रूपी ट्रेड के माध्यम से हम कैसे ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन में हम रशियन ऑयल को ग्लोबल रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी हम कैसे अपनी रशियन ऑयल सप्लाई को इंश्योर करते रहें, उस रिलेशंस को मेंटेन किया। और यही नहीं, ये ग्लोबल स्तर पे तो ये काम किया मोदी जी ने, लेकिन डोमेस्टिकली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कितना फोकस किया। एक समय था 2014 में हमारे यहाँ एथेनॉल ब्लेंडिंग 1.5% था पेट्रोल डीजल में, आज 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग है। न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर शांति बिल लेके आए कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है वह हमारे लिए रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में काम करेगी। सोलर एनर्जी, एक समय केवल 2.5 गीगावाट की हमारी 2014 में क्षमता थी सोलर पावर की, आज 150 गीगावाट की सोलर पावर क्षमता है। हमने ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम किया, गैस एक्सप्लोरेशन के लिए डोमेस्टिकली मोदी जी ने काम किया। एक तो है कि ग्लोबल चुनौतियों के बाद हम दुखी होकर बैठ जाएं कि हम क्या करें, वह नहीं था। मोदी जी का रिस्पांस था कि चुनौतियों को हम आपदा को अवसर में कैसे बदलें। तो जब आपदा आई ऑयल क्राइसिस की, तो हमने मोदी जी ने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया है और आज हम तेजी से आगे बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल सर। और ऐसे में जब आप इन 12 सालों में देखते हैं तो मेक इन इंडिया आपको नजर आता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव नजर आता है। आज जिस रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिजनेस बढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो स्टार्टअप शुरू हुए, वो जो बड़े बदलाव रहे। हम जब बात करते थे 14 में, तो एक यूपीआई आईडी की जब चर्चा होती थी, ये कहा जाता था सब्जी वाला कैसा पे करेगा। वहां से लेकर आज यहां तक का सफर कि सब्जी वाला भी अपना काम शुरू करने की सोच रहा है। एक बहुत छोटा ही काम, लेकिन अपना काम करने की सोच रहा है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे के रूप में कितना बदलाव लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिमाग के रूप में इस सरकार ने कुछ बदलाव देश में डाला है। देखिए, अगर आप युवाओं की सोच की बदलाव की बात करें तो ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण रोहित जी प्रश्न उठाया है कि आज के समय में युवा क्या सोच रहा है। वह स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर को खोला मोदी जी ने, और आज के समय में कितने स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में नए खड़े हो गए हैं। अभी न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। प्राइवेट सेक्टर में आज न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इतने सारे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। अगर कोई सैटेलाइट बनाती है कोई बड़ी कंपनी, तो ऐसा तो नहीं है केवल सैटेलाइट बनाएगी, उसके लिए उसको बैटरी चाहिए, उसको सोलर सेल चाहिए, उसको कई तरह के कंपोनेंट चाहिए। अभी मैं सूरत गया था, मैंने देखा कि वहां पे स्पेस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए इतने सारे एलाइड इंडस्ट्रीज खड़े हो गए, एकदम पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बदल गया। सेमीकंडक्टर 2014 में हमारे यहाँ एक भी इंडस्ट्री नहीं थी, आज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त काम हुआ है, जन कल्याणकारी योजनाओं में काम हुआ है, एक इकोसिस्टम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार ने बनाया है, और बिजनेस इंडस्ट्री को भी नेशन बिल्डिंग में पार्टनर के रूप में सरकार का माइंडसेट में बदलाव हुआ है। लेकिन साथ में यह भी युवाओं को कहा जा रहा है, हमारी देश की जनता को कहा जा रहा है कि केवल जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ग्लोबल लेवल पे, जहां पे भारत को विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचना है, विकसित भारत के ऊपर हम पहुंचने की बात करते हैं, फ्रेजाइल 5 से आज के समय में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसमें हर व्यक्ति का उसमें योगदान आवश्यक है।
एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना है। आपने रेडी पटरी वालों की बात की, डिजिटल रिवॉल्यूशन ने क्या जबरदस्त बदलाव किया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। आज डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई जैसे इकोसिस्टम्स को सब्जी वाला, पान वाला, रेडी वाला, रिक्शा चलाने वाला यूज करता है। हम लार्जेस्ट यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम के यूजर आज भारत बन गया है वैश्विक स्तर पे। तो इंटरनेट यूजर्स, किस तरह से इंटरनेट का बदलाव आया है। 2014 में 25 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते थे देश में, आज 100 करोड़ से ऊपर की जनता इंटरनेट यूज करती है। पंचायतों को, सारे देश की जितनी भी पंचायतें हैं उन सबको इंटरनेट कनेक्शन, हाई फ्रीक्वेंसी उससे कनेक्टिविटी दे दी गई है। तो यह एक तरीके से इकोसिस्टम बनाया, स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टैंड अप इकोसिस्टम, एमएसएमई सेक्टर को फाइनेंसिंग का जो बदलाव लेके आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स को कम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स को ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाया, और आज स्टार्टअप को केवल 15% टैक्स लगता है। तो जीएसटी है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, लेबर लॉज रिफॉर्म्स है, वर्चुअल असेसमेंट है। तो जब अर्थव्यवस्था को गति हमें प्रदान करने की बात करते हैं तो एक इकोसिस्टम बनाना होता है। इन 12 साल में वो इकोसिस्टम बनाया गया है, सोच में बदलाव लेके आए हैं, और आने वाले समय में एआई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसे डाटा सेंटर्स, आज भारत ऐसे ऐसे डेटा सेंटर्स बना रहा है। जापान की कंपनीज, यहाँ नोएडा में हम रहते हैं, जापान की कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, और वह विश्व के सबसे एडवांस तरीके के डेटा सेंटर्स यहाँ भारत में बन रहे हैं जी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 2014 में 0 मोबाइल यहाँ मैन्युफैक्चर, आज 33 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स भारत में बन रहे हैं। स्पेस, जो एआई है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स लेके आए। तो अगर आप इन चीजों को देखें तो आर्थिक रूप से संपन्नता महत्वपूर्ण है। इस बात को रेखांकित प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि अगर भारत को विश्व गुरु ग्लोबल लीडरशिप के पोजीशन पे पहुंचना है तो हमें आर्थिक रूप से सशक्त महाशक्ति के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। उसमें युवाओं की बड़ी भूमिका है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बड़ी भूमिका है, उसमें खासकर एमएसएमई सेक्टर की भूमिका है, इनोवेशन की है, अपकमिंग टेक्नोलॉजी की है, उन सब के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन जब हम 12 सालों का रिव्यू करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है, जो सबसे बड़ा फैसला आपको क्या लगता है कि हुआ जो असंभव माना जाता था इन 12 सालों में? देखिए, ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बड़ा पुअर था। हमारे यहाँ पे एक समय में 10 या 11 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड बनते थे। आज लगभग 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड बन रहे हैं। एयरपोर्ट्स, केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, आज 160 एयरपोर्ट्स हैं। मेट्रो, 5 सिटीज में मेट्रो थी, आज 35 सिटीज में मेट्रो है। हमारे यहाँ एक्सप्रेसवेज हैं, डिफेंस कॉरिडोर है, ब्रिजेस हैं, रेलवेज का नेटवर्क बढ़ रहे हैं। आप कभी, आपने हो सकता है वंदे मातरम में बैठे होंगे, बिल्कुल वंदे मातरम, ऐसे लगता है कि आप एकदम, मतलब लगता है कि आप किसी भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनते हुए वो रेलवे अपने सामने खड़ी हो रही है। और प्रधानमंत्री ने तो अभी कल ही, जब एनडीए के 12 साल होने पे उनने कहा था, तो बोले मैं देख रहा हूं कि जल्दी ही हमारे देश के लोग मेड इन इंडिया बने वाले एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करेंगे। तो सेमीकंडक्टर, ये सारी चीजें, मतलब एक बड़ा बदलाव है। हाँ, लेकिन फ्यूचरिस्टिक है। राष्ट्र का इकोसिस्टम के रूप में, एक आधारशिला के रूप में अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है, और फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन साथ में वैचारिक रूप से और इम्प्लीमेंटेशन के रूप में किया। लेकिन इस देश का विपक्ष कहता है सर कि 12 साल में भेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया,
तमाम और सेक्टर बेच दिए, एयरक्राफ्ट के सेक्टर बेच दिए, उनको फिर क्या जवाब होता है आप लोगों को? ही अरे देखिए, मैं तो अच्छा आपने मतलब बात करी अडानी है। और अंबानी की सरकार है, मैं सीधा कहूँ तो। हाँ बिल्कुल। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी को गाली देना ये राहुल जी की हॉबी बन गई है। वो उनका अपना फ्रस्ट्रेशन है। उनके अपने प्रदेश जो जहाँ पे जो तेलंगाना, इसकी यूपीए कर्नाटक, की है, हिमाचल। हाँ वहाँ पे भी वो लोग पीछे दौड़ रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इन्वेस्ट करो। हम्म। तो यह जो हिपोक्रेसी है, ये जो उनका इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है, ये मोदी जी के प्रति जो उनका गुस्सा है, किसी भी चीज को जो मोदी जी लाएंगे उसको बुरा कहना है, ग्लोबल लेवल पे वो ऐसे जो भारत के इंटरेस्ट के लिए नॉन कंड्यूसिव फोर्सेस है उनके साथ वो मिलके चलते हैं। तो उनकी बातों को तो हम एक तरफ रख दें, लेकिन मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की आपने बात की है, हम्म। जिसको वो कह रहे हैं बेच दिया। एयर इंडिया को जब डिसइन्वेस्टमेंट किया, उस समय एयर इंडिया की हालत क्या थी आप देखो, 60,000 करोड़ का डेट लेके वो कंपनी चल रही थी। जो एक प्रॉफिटेबल एयरलाइंस थी, उसको नेशनलाइज करके जिन लोगों ने उसको लूट खसोट का अपना अड्डा बना के 60,000 करोड़ का उसमें डेट, वो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पे नहीं चल रही थी। जब एयरलाइन इंडस्ट्री ग्लोबली इतनी तेजी से बढ़ रही है, भारत में उस इंडिगो और ऐसे प्राइवेट एयरलाइंस कितनी तेजी से बढ़ी, और एयर इंडिया का क्या हालत कर दिया? कौन जिम्मेदार था? यूपीए थी। जो एचएएल था, लॉस में डूब रहा था, आज एचएएल का रिजल्ट देखो, कॉर्पोरेट लेवल पे उसका स्टॉक मार्केट में उसके प्रॉफिट्स देखो, उसकी वैल्यूएशन देखो। एसबीआई सेल 7 रुपए में कोई लेने को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर को लेने के लिए तैयार नहीं था। आज सेल की प्रॉफिटेबिलिटी देखो। पिछले साल अकेले 1 साल में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने 4 लाख करोड़ का डिविडेंड सरकार को दिया है, और आज 10 लाख करोड़ से ऊपर हर साल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नए नए प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट कर रही है। सरकार अगर 12.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रही है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर अपने आप में नए प्रोजेक्ट लगाने में कर रहे हैं। एचएएल, एसबीआई आज ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी के अंदर इतना प्रॉफिटेबल बैंक हो गया। नहीं तो वो बैंकों को तो एक तरीके से डूबने के कगार में थे। कितने सारे बैंक थे, देना बैंक, ये जो और सारे बैंक थे, वो सब डूबने के कगार में थे। जो उन मर्ज सबको मर्जर रिवाइव हुआ किया, बैंकों का, उसका बैंकों फर्क को पड़। मर्ज किया, स्ट्रॉन्ग किया। आज वो क्रेडिट देने की स्थिति में, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बदली, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की वैल्यूएशन बढ़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 60 रुपए में था, आज 250 से ऊपर का रेट है। 60 साल में आपने उसका क्या हाल कर दिया था, आज क्या सिचुएशन है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो एक तरीके से यूपीए सरकार की जो असफलता है उसको अंडरलाइन करते हुए उसका एक प्रमाण था। आज उसका बदलाव जिस तरह से हुआ है, वह रेल के जितने, रेल सेक्टर की जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखे, उनके शेयर प्राइस देखे। बिल्कुल। तो जिनको वो कह रहे थे कि यह ड्रैग ऑन इकोनॉमी है, आज वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था को, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के इन्वेस्टमेंट को, और जो इन्वेस्टर को वैल्यूएशन के रूप में उनको बिल्कुल, बदलाव और उसका असर दिख भी रहा है कि हम टॉप 5 में लगातार बरकरार हैं। सर, मैं जब देखता हूं कि इन 12 सालों में जो महत्वपूर्ण फैसले मुझे लगते हैं, वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इस देश में बैंकिंग को जिस तरीके से बदला गया, वरना लाइन लगाकर पूरा पूरा दिन बीत जाता था लोगों को 1,000 रुपए निकालने में। खाता खुलवाना हो तो गांव के प्रधान जी या सचिव जी से क्या कहते हैं, सोर्स लगाना पड़ता था, बैंक में चलकर बोल दीजिए खाता खुल जाए। आज आप घर बैठे खाता खुलवा सकते हैं, पैसा घर बैठे जमा कर सकते हैं, आएगा ले जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जो मैंने देखा है डिजिटल डिजिटल क्रांति है। इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, अगर मैं जाता हूं तो शौचालय एक जो बहुत बड़ी चीज थी इस देश में, लोगों को लगता होगा कि 12,000 रुपए में क्या होता है, लेकिन उन 12,000 रुपयों ने, भले लोगों ने अपने 5,000 8,000 लगाए, लेकिन एक सहायता मिली 12,000 की, 4,000 लगा के अच्छा बनवा लिया किसी, 12,000 में बन गया उस टाइम पे। एक वो मुझे बड़ा परिवर्तन लगता है। एलपीजी का सिलेंडर, और जब गैस मिलने लगे उज्ज्वला गैस के, तो एक वक्त था जब सर गांव में ये होता था कि सिलेंडर जब आप कनेक्शन लेने जा रहे हैं ना, तो गांव के लोग देखने आते थे उसके यहाँ गैस सिलेंडर है। हाँ
वो एक हर बदलाव घर लेकर। जल की हाँ, बात देखो आप, हर घर जल की बात आपको ये जब 2.5 करोड़ जब घरों आप में बुंदेलखंड की तरफ जाएंगे तब 60 आपको इसकी साल बात के समझ में। तो ये जो बड़े परिवर्तन, ठीक है, आपने कितनी मिसाइलें खरीद ली, कितने अपाचे ले आए, कितने आपने फाइटर ले लिए, S-400 ले लिए, वो अच्छी बात है देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन जो जमीनी स्तर पर वेलफेयर की मैं बात करता हूँ, इतने बदलाव मुझे नजर आते हैं जो महत्वपूर्ण रहे। और इसके लिए एक चीज और रोहित हम्म। जी, ये जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत अच्छी लगती हैं हम्म। देखने में, कहने में, लेकिन इसके लिए रिसोर्स जनरेट करना है ना। अदरवाइज जो मैं क्रोनी सोशलिज्म क्या कर रहा है, सरकार डेफिसिट फाइनेंस का नोट छाप छाप के बांटेगी, तो अल्टीमेटली कौन कॉस्ट बेयर करेगा? आम जनता ही तो करेगी। तो फिर जिम्बाब्वे वाला हाल हो टैक्सेशन जाना है। बढ़ाएंगे तो टैक्स भी कम किए, रिसोर्स जनरेट किए और जन कल्याणकारी योजनाओं को हम्म। एफिशिएंट, करप्शन फ्री बनाया। इसके कारण यह जो पूरा इकोसिस्टम आज अच्छा लगता है, तो वह उसके पीछे कितनी मोदी जी की विजनरी सोच है, इम्प्लीमेंटेशन की एफिशिएंसी है, और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए करप्शन और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की जो प्रवृत्ति थी, उसके कारण ये बदलाव हुए हैं। बिल्कुल। शायद मेरे अगले सवाल का जवाब अभी आपने दे दिया, फिर भी मैं वो सवाल करूंगा कि फिर भी ये आरोप लगते हैं कि भाई पहले 100 रुपए की टिकट मिल जाती इस रेलवे की, आज 375 रुपए की हो गई। पहले प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का मिल जाता था, आज 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए का हो गया। पहले फ्लाइट की टिकट मैं खुद बताऊं, अगर 14-15 में ट्रेवल किया तो लखनऊ तक की 1100-1200 में टिकट मिल जाती थी, 1500 हाईएस्ट। आज 3000 रुपए उसके हो गए, 3500 रुपए हो गए। तो ये भी लगता है कि महंगाई भी तो एक बहुत रफ्तार से बढ़ी। देखिए, महंगाई के दो फैक्टर्स होते हैं। एक जो आम जनता को रोजमर्रा के लिए आवश्यक चीजें हैं, जैसे उसको खान पान की चीजें, फल सब्जी है, सीरियल्स है, तो यह जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो हमारे देश का गरीब तबका या जो वंचित तबका इस्तेमाल करता है, उन लोगों के लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव किया है। जो अन्न, प्रधानमंत्री अन्न योजना है, उसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों को राशन के माध्यम से राशन दिया जा रहा है। कोविड की महामारी के बाद जिस तरह से एक आवश्यकता लगी, उस तरह से कर रहे हैं। विभिन्न किसानों को 6,000 रुपए उनके खाते में किसान सम्मान निधि के माध्यम से चल रहा है। स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंदर 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। जनधन खातों के अंदर अटल पेंशन योजना, अटल जीवन सुरक्षा योजना, इस तरह की योजनाओं के माध्यम से एक जो तबका है, हमारे देश में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसमें उस तबके को एक तरीके से आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सहायता की जरूरत थी, वो सरकार कर रही है। दूसरा तबका ये था जो कि उसमें जो एफ्लुएंट क्लास है, तो उन लोगों को अर्थव्यवस्था अगर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर दे, तो वो अपनी अपॉर्चुनिटीज लेके अपने उसके तरफ से अपने इनकम जनरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। आप ही से हमारी बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि एक समय था कि जब लोग 20,000 की सैलरी में अपने आप को खुश मानते थे। आज 2 लाख रुपए कमाने की उसका एस्पिरेशन है युवा का। तो ये एस्पिरेशनल भारत जो है, वह एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की, नए इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की, उनके लिए एक अलग इकोसिस्टम बनाया। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब तबके के लिए अलग योजना बनाई है, और मिडिल क्लास जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से, एक्सट्रीम पॉवर्टी से नीचे उतारने में सरकार हमारी सफल हुई है इन 8-10 साल से, जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी में से 25 करोड़ लोगों को नियो मिडिल क्लास के रूप में स्टैब्लिश किया। उसके अलग एस्पिरेशंस हैं। उसको एजुकेशन चाहिए, उसको गुड हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, उसको अच्छे मकान चाहिए, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको मेट्रो, रेल, रोड, एयरवेज। तो ये जो तीनों सेगमेंट सब एक साथ नहीं देख सकते। 3 सेगमेंट है हमारे देश में। एक जो गरीब तबका है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार की जिम्मेदारी है। जो एक एफ्लुएंट क्लास है, उसको एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, इकोसिस्टम क्रिएट करना है,
स्टार्टअप फाइनेंसिंग, इसके माध्यम से उसको नए नए सेक्टर खोल दें। और एक मिडिल क्लास है जो उसके लिए टैक्सेशन को लो करना, जीएसटी के अंदर लो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स किया, कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स को 12 लाख तक फ्री कर दिया। तो उसके लिए एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। तो इस तरह से सर्वांगीण विकास के माध्यम से आगे चलते हैं। और अभी तो हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने टारगेट अपने अचीव कर लिए, बट अभी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। बहुत कुछ इकोसिस्टम क्रिएट किया है, बट अभी हमने पिछले 12 साल के जो सफलताएं हैं उसके कारण हम आश्वस्त होकर नहीं बैठे, बल्कि आने वाले 20 साल के लिए एक रोड मैप लेके उस रोड मैप पे चल रहे हैं। सर, सांस्कृतिक विरासत को बचाना, सांस्कृतिक विरासत के लिए इतना काम करना, क्या जो तो फिर विपक्ष पूछता है कि हॉस्पिटल बन जाती, स्कूल बन जाते, उसके लिए इतना फोकस क्यों हुआ? हालांकि शुरुआत ही पार्टी की यही हुई कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और वहीं नहीं, सिर्फ पूरे देश में। लोग तो कहते हैं इल्लाबाई होलकर के बाद अगर किसी ने इतना पुनरुद्धार किया सांस्कृतिक विरासतों का, वो तो नरेंद्र मोदी रहे। उसका कितना योगदान रहा है? देखिए, भारत को सांस्कृतिक रूप से अगर आप इतिहास में जाते हैं रोहित जी, तो आप देखोगे कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जिसको कल्चरल हेरिटेज हम कहते हैं, आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, इसमें आज से 1000 साल पहले भारत ग्लोबल लीडरशिप के स्थान पे था। हमारे मंदिरों को देख लीजिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस को देख लीजिए, हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स को, कुंभ जैसे फेस्टिवल्स हैं, उज्जैन, मथुरा, काशी, विश्वनाथ, ये जो मंदिर है, या दक्षिण में हम तमिलनाडु में जाएं तो 1 लाख मंदिर तो तमिलनाडु में अकेले हैं, 1 लाख मंदिर है। जी। और ऐसे ऐसे विशाल मंदिर हैं जो कि आज भी लोग आश्चर्यचकित रह जाते कि उस समय चोला राज्य जब था, विजयनगर साम्राज्य था, राजेंद्र चोला जैसे राजों ने 1300-1400 साल पहले उन लोगों ने वैसी संस्कृति खड़ी की, जो उनके शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी, उनके व्यापार के थे। तो एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग विरासत हमारे देश में 1000 साल पहले थी। उसके बाद हमने मुगलों का साम्राज्य देखा, उन्होंने काफी तरीके से मतांतरण किए, कई तरीके से एट्रोसिटीज भी की। और उसके बाद जो 200 साल का जो अंग्रेजों का राज्य आया, इंपीरियलिस्टिक जो 200 इयर्स का साम्राज्य था, उसने हमारे स्वाभिमान को बिल्कुल तोड़ दिया। भारत का जो गौरव था लोगों के अंदर, अपनी संस्कृति को लेके, अपने धर्म को लेके, अपनी विरासत को लेके, अंग्रेजों ने एक सिस्टमेटिक तरीके से 200 साल में उस स्वाभिमान को तोड़ दिया। और हम लोग गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और एक पूरी तरह से अपने पूरी, जिसको कहते हैं कि निराशा वाली स्थिति में पहुंच गए थे। तो 1947 में हम स्वतंत्र तो हुए, लेकिन उस समय की जो सत्ता जिन लोगों के हाथ में आई, खासकर नेहरू जी, वह कैम्ब्रिज पढ़े हुए थे। वो वैश्विक स्तर पे ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, एफ्लुएंट कंट्री, देश परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने जनता की, यहाँ के देश की स्थिति को कभी समझा नहीं। वो ही वॉज वेरी मच ऑब्सेस्ड विथ वेस्टर्न कल्चर। तो जो हमारा माइंड कॉलोनाइज हो गया था, एवरीथिंग गुड इज वेस्टर्न और एवरीथिंग बैड इज इन अवर कंट्री, हमें उनकी नकल करनी है। जो उनकी चीज लगी उसको इम्प्लीमेंट वो वही कर तो दो। बात, वही पूरा स्थिति, गुलामी की मानसिकता को खत्म करना है। मानसिकता जो थी, हमारा दिमाग गुलामी की मानसिकता से जकड़ गया, उसको तोड़ना जरूरी था। लेकिन 60 साल में उसको बिल्कुल नहीं तोड़ा। वो कैसे तोड़ेगा जब लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को अपने स्वाभिमान के प्रतीक उनके सामने आएंगे नहीं, उनको बताए नहीं जाएंगे, उन स्वाभिमान के प्रतीकों को रिवाइव नहीं किया जाएगा। जो रामचंद्र जी जैसे जो हमारे देश के ऐतिहासिक जो धरोहर हैं, उन मंदिरों को, उनके आइकॉन्स को, उन फेस्टिवल्स को हम रिवाइव नहीं करेंगे तो हमारा स्वाभिमान नहीं जगेगा। तो 2014 में एक विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र को
लेके प्रधानमंत्री जी ने एक काम किया है। भारत में जो सांस्कृतिक जागरण हुआ है, जिसका मैं प्रतीक मानता हूं कि राम मंदिर का निर्माण 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला को वहां पे विराजमान करके उस संस्कृति का प्रतीक के रूप में, जो हमारी भारत की 1000 साल पुरानी जो वैश्विक धरोहर थी, जो ग्लोबल लीडरशिप के स्थान पे हम रह सकते थे, उस मानसिकता को, उस पूरी माइंडसेट को दोबारा रिवाइव करने का काम किया है। जी। आज उसके कारण हमारे टूरिज्म सेक्टर में बड़ा बदलाव आ रहा है। हमारे जो आइकॉन्स है उसके अंदर सरकार काम कर रही है, और वह कल्चरल इकोनॉमी एक तरीके से अर्थव्यवस्था को भी प्रोपेल कर रही है। बिल्कुल। अब इन 12 सालों में एक और बड़ा काम किया, मैं एक एक नाम लूंगा। इन 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से कांग्रेस का सफाया, देश का जनाधार कम कर दिया, गांधी परिवार का जनाधार खत्म हुआ। बंगाल गए तो टीएमसी बिखर गई, ममता बनर्जी का जनाधार चला गया। उत्तर प्रदेश गए तो यादव परिवार तहस नहस हो गया। जम्मू कश्मीर से अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार खत्म हो गया। मध्य प्रदेश गए तो वहां से कमलनाथ परिवार खत्म हो गया। राजस्थान गए तो वहां से गहलोत साहब साफ हो गए। मतलब इन 12 सालों में विपक्ष को एकदम गर्त में लाकर डाल दिया। ये भी बड़ा काम कर दिया उन्होंने। क्या इसी आधार पर आप लोग उनको सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मान रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है देश की, ये आउटकम है जनता के विश्वास की। एक समय ऐसा था कि जनता का कांग्रेस में विश्वास के साथ उन्होंने उसको सपोर्ट किया। राहुल गांधी को 400, राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें मिली। इंदिरा गांधी एक समय में उसको बहुत स्वाभिमान के साथ देश के लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद वो परिवारवाद की ऐसी राजनीति में फंस गए कि 1975 में आते हुए इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी आपातकाल घोषित कर दिया, डिक्टेटरशिप लागू कर दी, सारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, फंडामेंटल राइट तक को बदल दिया इस देश में, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, सारे इंस्टीट्यूशन जुडिशरी को अंडरमाइन कर दिया। तो वह एक तरीके से सत्ता पे को पकड़ के चिपक के रहने की जो मानसिकता थी, उसमें भी एक परिवार के साथ ही जो परिवारवाद की राजनीति थी, परिवार को ही के इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के कारण जनता का वो अविश्वास खो गए। अब आपने समाजवादी पार्टी की बात की है, कौन है अखिलेश यादव? उनके मुलायम सिंह यादव की बहू है, बेटा है, चाचा है, ताऊ है, वही लोग तो उस पूरे समाजवादी पार्टी में, और क्या है? दूसरे पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को देखो। अभी ममता बनर्जी की बात की, अभिषेक बनर्जी क्या है? उन्हीं के परिवार के। सारा जो रिजेंटमेंट पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी में जनता ने तो उनको रिजेक्ट किया ही, आज जो जनता का गुस्सा पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं हम, वो किस पे है? वह अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की व्यक्तिगत हिंसा की राजनीति और पार्टी के कंट्रोल के कारण है। ठीक है, जनता ने आपको हराया, और भी जगहों पे तो जनता ने पार्टियों को हराया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से टीएमसी का विघटन हुआ है, उसका कारण तो उनका इंटरनल डायनेमिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो जो भी लोग आप देखें, वह उनके इंटरनल डायनेमिक्स के कारण उनकी विघटन हुए हैं। क्यों? हम अपना परिवारवाद की राजनीति करना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है, उनने रेलेवेंस भी खो दिया आज के समय में। यूपी कांग्रेस के कह रहे 28 पार्टी हमारे साथ है, क्या क्या नाम है हमें तो याद नहीं है। उन लोगों ने कौन से जनता के मुद्दे उठाए? जनता ने ऐसा नहीं है उनको चांस नहीं दिया, आज भी दे रहे हैं। कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, सैलरी देने के पैसे नहीं थे। आपने अर्थव्यवस्था का क्या हाल किया? आपको कर्नाटक में अभी भी जनता ने दिया। आप वो आपस की लड़ाई में, कहीं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई चल रही है। रेवंत रेड्डी कहता है कि हिटलर की पॉलिसी में लेके आ रहा हूं, तो ये जो डिक्टेटरशिप की मानसिकता है, बिल्कुल वही, तो ये पूरी तरह से जनता के मुद्दों को
भुला देना, भारत के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करके चलना, वैश्विक ताकतों के साथ मिलके भारत की छवि को विश्व स्तर पे खराब करना, तो जनता कैसे एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल, और वही जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल पे एक दो सवाल, फिर उत्तर प्रदेश पे आएंगे सर। कि अभी जब 32 साल इससे पहले वामपंथी रहे, उससे पहले कांग्रेस हुआ करती थी, 32 साल वामपंथी रहे, फिर टीएमसी आई, तो घुसपैठ का मुद्दा वहां पर हमेशा से रहा। बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर बसते गए बसते गए बसते गए, और पूरा मतलब गंद मचा कर रखी थी पूरे बंगाल में, जो कि हमारी राजधानी हुआ करता था। सरकार आए अभी महीने भर हुए हैं, अब ये जंग चल रही है कि बांग्लादेश वाले कह रहे हैं, बीजीबी बांग्लादेश बॉर्डर ऐसे कुछ करके, उनका बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, उनके और बीएसएफ के बीच ये तू में बॉर्डर पे चल रही है कि निकालो इनको। वो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे, मतलब इतना खौफ है कि बांग्लादेश में अब खुद ही ये लोग भाग भाग के जा रहे हैं, जो भी घुसपैठी हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के बागी हो गए हैं सांसद, वो कह रहे हैं कि हमको ममता के साथ रहना ही नहीं, हम क्यों मार खाएं इनके गुस्से की वजह से पब्लिक से। उन्होंने एक अलग गुट बना लिया है। तो ये जो अब हमें दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है जीत के बाद, इसकी उम्मीद शायद बहुत कम लोगों ने की थी। लेकिन फिर मैं गृह मंत्री अमित शाह की अगर चर्चा करूं, तो उन्होंने बहुत बाकायदा कहा कि एक भी घुसपैठिया इस देश में बचेगा नहीं। यानी जो 35-40 साल में कुछ टीएमसी वामपंथी नहीं कर पाए, कांग्रेस नहीं कर पाए, वो सिर्फ 30-40 दिन में करके दिखा दिया। नहीं, देखिए बात यह है कि आपको राष्ट्र के इंटरेस्ट को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। इस देश में आज हमारा 5,000 10,000 साल से पुरानी जो सांस्कृतिक, जो हमारा देश का जो एग्जिस्टेंस है, उसमें इसीलिए मजबूत है कि यहाँ पे राष्ट्र प्रथम की भावना लेके सब चलते हैं। उसको अंडरमाइन करके यहाँ पे राजनीति नहीं कर सकते। घुसपैठ कुछ इश्यूज हैं जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के, नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का आश्वासन गृह मंत्री जी ने दिया। 31 मार्च को उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि नक्सलवाद को हमने खत्म कर दिया। धारा 370 जो कश्मीर हमारे लिए एक नासूर की तरह हमारे जहन में कांटे की तरह घुसा हुआ था, वो 370 धारा को हटाई गई। और टेररिज्म जो कि पूरी तरह से वो यूपीए ने उसको कह दिया था कि इट कैन नॉट बी क्योर्ड, इट हैज टू बी एंड्योर्ड। 26 जॉब हो गई थी, पत्थरबाजी जॉब हो गई थी कश्मीर बच्चों के लिए, बिल्कुल 500 रुपए में तो पत्थरबाजी। उस तरह के टेररिज्म के ऊपर किस तरह का उसका रिस्पांस है। आप ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है। और उसके ऊपर प्रति जो जिस तरह का टेररिस्ट आउटफिट को डिस्ट्रॉय करने का, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का काम सरकार ने किया, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। तो यह महत्वपूर्ण तरीका है और इसी के साथ आगे बढ़ना। अब 1971 में इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रॉमिस किया था कि हम घुसपैठियों को, 1971 कट ऑफ डेट थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे और घुसने नहीं देंगे। वो जो आए आज तक नहीं गए। हाँ, वो कहाँ रहा? असम और बंगाल पूरा खा गए। रोहिंग्या क्या प्रॉब्लम क्या है? उनको तो आप वोट बैंक बना रहे हो। जो दिल्ली में आप सरकार ने, पश्चिम बंगाल में ममता ने उनको घुसपैठियों को बुला के रह के उनके वोटर कार्ड बनवाए। तो आपने तो देश की संप्रभुता के साथ भी खिलवाड़ करने में कोई कोताही नहीं बरती, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल। तो यही चीजें हैं, राष्ट्रहित सर्वप्रथम है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और उसको पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण उसमें डाइल्यूशन भी नहीं लेके आएंगे। ये गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट आश्वासन है। लेकिन हमें खुशी है कि देश की जनता ने एक तरीके से, जिस तरह से राष्ट्र प्रथम की मोदी जी की भाव लीडरशिप को एक्सेप्ट किया है, उसके कारण जो वोट देने का, जो उनको जिताने का, उसको विश्वास दिलाने का जो काम किया है, वह इस देश की जनता का एक बहुत बड़ा मतलब स्वाभिमान या जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। बिल्कुल सर। अब आते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 27 में चुनाव है और उससे पहले माहौल बना हुआ है। क्या लग रहा है कि 27 के चुनाव में क्या यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर अब भी मुहर लगा रही? जिस तरह से, मैं तो नोएडा में ही रहता हूँ और उत्तर
पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैंने 2022 के इलेक्शन में भी काफ़ी भ्रमण किया था और काम किया था। और यहाँ के जो प्रदेश के का जो पॉलिटिकल आउटरीच प्रोग्राम्स हैं उन सब में भी हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई आशा की किरण लोगों में जगाई थी 2014 में, और उसको इम्प्लीमेंट करके एक जनता का विश्वास प्राप्त किया है, जिसका प्रतिफल है कि 12 साल लॉन्गेस्ट इलेक्टेड सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री आज भी मजबूती से मोस्ट पॉपुलर लीडर के रूप में खड़े हुए हैं। उसी तरह का काम योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया। 2017 में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे पायदान पे है। आज इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ। उसमें से लोग कहते थे कि ये तो कागज के डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं होते। आज उसमें से 19 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार का इम्प्लीमेंट करने में सफल हुई है। आज डेटा सेंटर है, सेमीकंडक्टर है, मोबाइल इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेसवेज है, डिफेंस कॉरिडोर है, एयरपोर्ट्स है। जो राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह के डेटा हमारे सामने इस इंफ्रास्ट्रक्चर के खड़े होते, उसके पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश खड़ा कर रहा है। जब प्रधानमंत्री ने अभी कल ही कहा कि मैं चाहता हूं आने वाले समय में प्रदेश कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में आगे बढ़े। अगर देश को विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो स्टेट्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटीज, कॉन्फिडेंस, एक तरीके से पॉलिसी लेवल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस तरह का इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, वह उसने भी विकास जनता का उसी तरह अर्जित किया है। और प्रधानमंत्री जी ने एक चैलेंज दिया है प्रदेशों को कि मैं देखना चाहता हूं कौन सा प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी से जल्दी बन के खड़ा होता है। तो आज उत्तर प्रदेश 8 लाख करोड़ की जीडीपी 2017 से बढ़ के आज इतने कम समय में, 7.5 साल के कम समय में, वह 10 साल अब होने वाले हैं, तो उसमें लगभग 40 लाख करोड़ की जीडीपी लेके आगे बढ़ गया। और जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के खड़ा होगा। लॉ एंड ऑर्डर, विमेन सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यह महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश भी आसानी से जीतेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण कानून व्यवस्था की जो सुधार है। सर, आखिरी सवाल ये मेरा कि आप इतना घूमते होंगे, देखते होंगे, वैश्य समाज की हम जब बात करते हैं तो जिस तरीके से उनका काम रहा, बिजनेस में वो लोग बहुत इन्वॉल्व रहे, इकोनॉमी एक अच्छा योगदान उनका रहता है, उस समाज के बारे में क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश के लिए वो? देखिए, जब 2014 और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने यह बात स्पष्ट रूप से सभी व्यापारी वर्ग, खासकर वैश्य समाज, इंडस्ट्री, बिजनेस प्रोफेशनल्स, जिनमें उनका बहुत वर्चस्व रहता है, उनको बार बार कहा है कि क्योंकि मैं आर्थिक जो पॉलिसी है सरकार में, जो पार्टी की तरफ से, उन विषयों को मैं देखता हूं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है जब इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी, प्रोफेशनल्स के जो आवश्यकताएं, उनको पॉलिसी के अंतर्गत समाहित करना जरूरी है। उसके लिए वैश्य समाज को, बिजनेस कम्युनिटी को आगे आके अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए। जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं में आम लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं को समाहित करके उनके जो प्रोग्राम्स, पॉलिसी सरकार इंप्लीमेंट करते, उसी तरह बिजनेस कम्युनिटी को भी आगे आके अपनी बात रखना चाहिए। उसके लिए सरकार ने कुछ प्लेटफॉर्म्स भी रखे, लेकिन उससे आगे भी बढ़ना बहुत आवश्यक है मुझे लगता है उसके लिए। क्योंकि अभी तक क्या मैंने देखा था कि बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री वगैरह, वो सोचते थे कि हम एडवाइजरी रोल में रहें, हमें राजनीतिक भागीदारी की उतनी सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। हमने एडवाइस कर दिया, हमने सरकार को कम्युनिकेट कर दिया,
सरकार ऑटोमेटिक उन पॉलिसीज को उन एस्पिरेशंस को, उन आवश्यकताओं को जी। इम्प्लीमेंट कर देगी। ठीक। लेकिन धीरे धीरे राजनीति का स्वरूप बदला बदल है। रहा है। राजनीति में सीधी भागीदारी करके उन पॉलिसीज के अंदर डिसीजिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। केवल एडवाइजरी रूप में वो चाहेंगे कि उनकी पॉलिसी, उनके एस्पिरेशंस को इम्प्लीमेंट करने में सरकार पूरी तरह सक्षम होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति में उनको अपने रोल को भी रीडिफाइन करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सीधे राजनीतिक भागीदारी भी पूरी तरह आवश्यकता है डिसीजन मेकिंग में, नॉट ओनली इन एडवाइजरी रोल। तो जो सरकार ने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, या सरकार के चाहे व्यापारी बोर्ड है या अलग अलग तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब में आगे बढ़ के पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है उसको सुनिश्चित करना जरूरी है। तो ऑटोमेटिक पॉलिसी के अंदर उनकी आवश्यकताएं और मजबूती से इंप्लीमेंट होगी। मैं तो इस विषय पे बहुत एक्टिवली काम करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी का, इंडस्ट्री का, प्रोफेशनल्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उस रोल को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए राजनीतिक भागीदारी बहुत आवश्यक है। बहुत शुक्रिया सर आपका इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए, इन सब बातों पर इतनी जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद रोहित जी। और मैं एनएमएफ के सभी श्रोताओं को भी अपना अभिनंदन देना चाहता हूँ। साथ में ये कहना चाहता हूँ कि 12 साल तो झांकी थी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आने वाले समय में भारत अवश्य विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचेगा। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत हम साकार होता हुआ देखेंगे, लेकिन आप सबका पार्टिसिपेशन उस जर्नी में बहुत जरूरी है। पॉजिटिव और पूरे मन से पार्टिसिपेशन। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।